हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के अपने इस सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपका पार्ट 3 ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके रिसर्च मेथडोलॉजी की जो यूनिट है आपके पेपर 1 में यूनिट 1 उस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से। उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पर ईयर, ठीक है। तो उनको ही हम यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करेंगे इस सेशन में। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम इसका कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। एंड ये जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपके PYQ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says that the population information is called parameter while the corresponding sample information is known as। जो पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन होता है वो आपका पैरामीटर कहलाता है, जबकि जो करस्पॉन्डिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्स कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है, सैम्पल इन्फॉर्मेशन की, फिर यहाँ पे आपको पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च। जो सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है एक साइंटिफिक रिसर्च में, वो क्या मतलब किस तरह से आप स्टार्ट करते हो, किस सीक्वेंस में चलता है? क्या कोवेरिएशन सबसे पहले आती है, फिर आपका स्पूरियस रिलेशन का एलिमिनेशन होता है, फिर जनरलाइजेशन होता है, फिर थ्योराइजेशन होता है, या फिर जनरलाइजेशन पहले होता है फिर कोवेरिएशन आती है, फिर थ्योराइजेशन होता है, फिर एलिमिनेशन हो जाता है स्पूरियस रिलेशन का, या फिर आपका थ्योराइजेशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, एलिमिनेशन होता है स्पूरियस रिलेशंस का, या फिर कोवेरिएशन। और लास्ट है आपका कि एलिमिनेशन होता है स्पूरियस रिलेशंस का, थ्योराइजेशन का, जनरलाइजेशन का और कोवेरिएशन का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सबसे पहले कोवेरिएशन, फिर हम स्पूरियस रिलेशन को एलिमिनेट करते हैं, फिर जनरलाइजेशन करके और लास्ट में थ्योराइजेशन देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज़ यूज्ड फॉर। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग में जो लॉटरी मेथड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? इंटरप्रिटेशन के लिए, थ्योराइजेशन के लिए, कंसेप्चुअलाइजेशन या फिर रैंडमाइजेशन। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैंडमाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अब आपकी रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपको लिटरेचर को रिव्यू करना है या समराइज करना है जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी नोन है, जाना हुआ है, या टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, या फिर एकेडमिक डिग्री चाहिए, या फिर नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना है, नई फ्रेश इंटरप्रिटेशन बनानी है जाने हुए फैक्ट्स की। तो बिल्कुल रिसर्च जो होते हैं, रिसर्च का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इससे पहले जो भी रिसर्चेस की गई हैं उनसे नए फैक्ट्स बनाए जाएं और उनको फ्रेशली इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि चेंजेस आ गए होते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाटर पे अगर किसी ने रिसर्च किया, एक पर्टिकुलर रिवर पर किसी ने रिसर्च किया, तो पहले वहाँ पर अलग था और अब वहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, तो वो आप जब रिसर्च करोगे तो वो इसीलिए रिसर्च कहलाती है कि दोबारा से आपने सर्च किया, तो आपने अब यहाँ पर क्या किया, जो भी इंटरप्रिटेशन वहाँ रखी गई थी उसको नया किया, ठीक है। नई अब अभी मिल गई, पुरानी को नहीं है, ये सब कुछ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद द। अब यहाँ पर बात आई है कि जो सैम्पलिंग एरर होता है वो डिक्रीज़ करता है किसके साथ? डिक्रीज़ होता है सैम्पल साइज़ में तब, इंक्रीज़ होता है सैम्पल साइज़ में प्रोसेस ऑफ रेंडमाइजेशन या फिर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज़ इंक्रीज इन सैम्पल साइज़।
नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। अब जो प्रिंसिपल्स होते हैं फंडामेंटल रिसर्च के वो किस में यूज़ होते हैं, एक्शन में, अप्लाइड में, फिलोसॉफिकल या हिस्टोरिकल, तो ये आपके अप्लाइड रिसर्च में यूज़ होते हैं। अब देखिए आपके ये जो क्वेश्चन है ये सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर 2013 में एग्ज़ाम हुआ था आपका, ये रिटेस्ट हुआ था यानी कोई तो उसका है, यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइप नहीं है, सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट या फिर रेशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। करेक्ट आंसर आपका जाएगा रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट के साथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट या रन टेस्ट, तो बिल्कुल टी टेस्ट जो है वो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स को रीड करना है, एक असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है आपका। असर्शन में बोला है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। रीज़न में बोला है बिकॉज द फंडिंग एजेंसीज डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी असर्शन तो सही है लेकिन जो रीज़न है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको रिसर्च का करेक्ट सीक्वेंस देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, इंटरप्रीट करेंगे अपनी फाइंडिंग्स को, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे पहले लिख देंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे टॉपिक का, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना करेंगे आप। सब जब आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर किसका लिखोगे, तो ये तो गलत हो गया। फिर आप सिलेक्शन करोगे टॉपिक का, ठीक है, डेटा कलेक्शन करोगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे, नहीं, या फिर सिलेक्ट करोगे टॉपिक को, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे, ठीक है, फिर आप जो भी आपका इंटरप्रिटेशन था, जो भी आपने फाइंडिंग्स की उनको लिख दोगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि सबसे पहले आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसकी फाइंडिंग्स को यहाँ पर इंटरप्रेट कर देंगे। नेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन इज़ अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन। अब डीकंस्ट्रक्शन एक पॉपुलर मेथड होता है रिसर्च का, किस में, बेसिक साइंस में, अप्लाइड साइंस में, सोशल साइंस या लिटरेचर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, दैट इज लिटरेचर। नेक्स्ट है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कम्युनलिटी इज एसोसिएटेड। अब इनमें से किस टेक्निक के साथ कम्युनलिटी एसोसिएटेड है, अनवेरिएट, यूनिवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, केस स्टडीज या स्वेट एनालिसिस, और करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा फैक्टर एनालिसिस के साथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द वेरिएबल विच इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज एंटीसीडेंट वेरिएबल, प्रीसीडेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टर वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल। यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, दैट इज कंट्रोल वेरिएबल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपके जून 2013 यूजीसी नेट एग्जाम के हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर, तो एक रिसर्च पेपर क्या होता है, कॉम्पाइलेशन होता है इन्फॉर्मेशन का किसी भी एक टॉपिक पे, या फिर कंटेन करता है ओरिजिनल रिसर्च को जो कि ऑथर के द्वारा डीम की गई थी, या फिर कंटेन करता है प्री रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च, या फिर रिवोल्यूशन होता है रिसर्च का जो कि दूसरों के द्वारा कंडक्ट की गई थी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर करेक्ट है हमारा। ठीक है, कैन बी पब्लिश इन मोर देन वन जर्नल, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स। अब इनमें से कौन सा गुड रिसर्च एथिक्स की कैटेगरी में आता है, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स। एडिटर्स को बिना बताए एक सेम ही रिसर्च पेपर को 2 जर्नल में पब्लिश करा दो, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना, तो ये तो एथिक्स में नहीं आएगा। दूसरा है कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट प्रायर वर्क, बिल्कुल यही सही है कि आप
एक रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कंडक्ट करें जिसमें कि आप उनका मतलब जहाँ जहाँ से आपने सब अपनी जो भी इंफॉर्मेशन ली है तो उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर आप दर्शा सकें, ठीक है, जिन्होंने पहले इस पर वर्क किया है उनके बारे में बता सकें। तो यही ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस इज रिटन एज पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो आपको रेफरेंसेस दिए हैं इनमें से कौन सा रेफरेंस मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अंतर्गत लिखा हुआ है? हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005, या हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यू दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005, हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005, या हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें चेंजेस कहाँ हैं? सब कुछ तो सेम है इसमें, ऐसे कैसे आंसर डी हो गया? चलिए आप मान लीजिए इसी को यहाँ पर चेंज नहीं किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, अ वर्कशॉप इज, वर्कशॉप क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होता है फॉर डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, या फिर अ मीटिंग होती है फॉर डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, या फिर क्लास एट अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी इन विच अ टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, या फिर आप ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप एम्फेसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल और टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, अ वर्क हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस इज, अब जो वर्किंग हाइपोथेसिस होता है वो क्या है? एक प्रूवन हाइपोथेसिस है एक आर्ग्यूमेंट के लिए, या फिर नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, या फिर एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है फर्दर रिसर्च के लिए, या फिर एक साइंटिफिक थियरी है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है फर्दर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2012। यहाँ बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल की क्वालिटी के लिए कौन सा इंडिकेशन है? इम्पैक्ट फैक्टर, H इंडेक्स, G इंडेक्स, या फिर I10 इंडेक्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर। नेक्स्ट, गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स, तो ये हम लोग काफ़ी बार देखिए एथिक्स से बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर ईयर में आया ही है। नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग ऑफ शेयर स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर्स योर रिसर्च, ऐसा नहीं है। असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन PhD रिसर्च स्टूडेंट ओनली, यस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अगेन देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के साथ जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए सेम ही क्वेश्चंस हैं आपके, फिर है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर भी वही सब है कि सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। आपको फॉलोइंग अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। ये जो रिसर्च के स्टेप्स हैं वो करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। 1 2 4 3 5 6, 1 2 4 1 2 4 3 5 6। देखो सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन। ठीक, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे, ठीक है। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनको बताएंगे। तीसरे में आप मेथडोलॉजी देंगे कि कैसे आप रिसर्च करेंगे या करनी है आपको, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आप कलेक्शन करेंगे डेटा का।
कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिफ्थ स्टेप में आप डेटा का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप रिजल्ट देते हो और डिस्कशन करते हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ गलत हो गया था। क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट question number 6 here. A hypothesis is made on the base इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, या फिर a hypothesis is a basis for reasoning without any assumptions of its truth, या a hypothesis is a proposed explanation for a phenomenon, या फिर scientific hypothesis is a scientific theory। यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला है। नेक्स्ट, जून 2012 के हैं ये। रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, वो रिसर्च जो कि इमीडिएट एप्लीकेशन पे होती है, तो बिल्कुल इमीडिएट में तो सीधे एक्शन रिसर्च आ जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन 2 और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर टू द सेम वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। जब 2 और 2 से ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर किए जाएंगे सेम वर्क के लिए, तो सेम वर्क के लिए आप इनमें से कौन सा फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप करते हैं IB/ID। क्या? IB/ID। नेक्स्ट, 9 years olds आर टॉलर देन 7 year olds। 9 साल का जो है वो ज़्यादा लंबा होगा 7 साल के से। तो ये एग्जाम्पल है ऑफ अ रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम, किस रेफरेंसेस को किया गया है, तो ये आपके क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर, तो कॉन्फ्रेंसेस किस लिए होती है, तो मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए होती है, ग्रुप डिस्कशन के लिए होती है, शो केसिंग, न्यू रिसर्च के लिए होती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, इसका मतलब होता है कि जो रिसर्च होती है वो आपकी कैरिड आउट होती है एक इंसिडेंट के बाद, या रिसर्च आप कैरी करते हैं इंसिडेंट से पहले, या रिसर्च को आप इंसिडेंट जब हो रहा होता है तभी उसके साथ साथ ही करते हैं, या फिर रिसर्च आपकी होती है माइंड में रखते हैं आप पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंसिडेंट को तब, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आप रिसर्च करते हो। ठीक है ना, नदी है तभी तो आप उस पर रिसर्च करोगे, है ही नहीं तो कैसे रिसर्च कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिसंबर 2011 के हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस इज अ, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक लॉ है, कैनन है, पोस्टुलेट है, या सपोजिशन है। तो यहाँ पर आपका हाइपोथेसिस सपोजिशन है। नेक्स्ट, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो, एरिया सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल, या फिर कोटा, तो ये आपका हो जाएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट, कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, कंट्रोल ग्रुप कंडीशन अप्लाई होती है किस में, तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, क्योंकि इसमें आप बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है आपसे वही बता सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, सर्वे में भी लिख सकते हो कि हमने ऐसा ऐसा सर्वे किया था तो ऐसा हुआ, हो सकता है ये वो, और हिस्टोरिकल में तो आप ऐतिहासिक है तो बताएंगे ही। नेक्स्ट है वर्कशॉप्स आर मेंट फॉर, वर्कशॉप किसके लिए होते हैं, लेक्चर्स देने के लिए, मल्टी टारगेट ग्रुप्स के लिए, शोकेस न्यू थ्योरीज के लिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो वर्कशॉप तो आपके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस के लिए होते हैं। अगला है कौन सा इनमें से एक रिसर्च टूल है, ग्राफ है, इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चनेयर है, या डायग्राम है, तो बिल्कुल क्वेश्चनेयर इनमें एक रिसर्च टूल है, इससे आप रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर एथिकल इफ़ इट, रिसर्च को एथिकल नहीं माना जाता अगर ये ट्राई करे टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट, या डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, या इज नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम लोग आपके जून 2011 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिसर्च पेपर इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। रिसर्च पेपर जो है वो एक ब्रीफ रिपोर्ट होती है रिसर्च वर्क की। वो किस पे बेस्ड होती है, प्राइमरी डेटा पे या फिर सिर्फ सेकेंडरी डेटा पे, या दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे, या नॉन ऑफ द अबव? तो दोनों पे ही होती है, ठीक है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, न्यूटन गिव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के 2 लॉज दिए थे। तो ये रिसर्च कैटेगराइज की जाएगी कैसे, डिस्क्रिप्टिव, सैम्पल, फंडामेंटल, अप्लाइड। तो ये एक फंडामेंटल है क्योंकि सिद्धांत दिए थे, ठीक। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज इज assembled at a place and prepared a syllabus for a new course. This process may be termed as workshop. Next, in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by statement of objective, analysis of data, selection of research tool, collection of data. तो यहाँ करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज बेस्ट सूटेड फॉर मैपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज प्रोवाइडेड इन द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। तो ये आपको बताएंगे आप कोरोक्रोमैटिक टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव, नॉर्मेटिव, स्पेशियल या फिर क्वांटिटेटिव। तो करेक्ट आ जाएगा स्पेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेटा सोर्स ऑफ डेटा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, पॉपुलेशन सेंसस, जीआईएस, सैंपल सर्वे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड नहीं है। इसेंशियल क्वालिटीज़ जो होती हैं रिसर्चर की वो क्या है, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमेटाइजेशन और थ्योराइजेशन ऑफ नॉलेज। बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, रिसर्च जो है वो कंडक्ट होती है नई नॉलेज को जनरेट करने के लिए, नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, या फिर तो ऐसा तो नहीं है कोई थ्योरी डेवलप करने के लिए ना हो। तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा, बाकी ये तीनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2010। अभी 1 दिसंबर 2010 का पेपर है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा वेरिएबल को एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा क्वांटिटेटिव टर्म्स में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल, न्यूमेरिकल या प्रोफेशनल? तो प्रोफेशनल को नहीं करेंगे आप। एक डॉक्टर स्टडी करता है रिलेटिव इफेक्टिवनेस 2 ड्रग्स की डेंगू फीवर के लिए, तो उसकी रिसर्च को कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे जानेगा ना कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। टर्म फिनोमेनोलॉजी जो है वो किस प्रोसेस से एसोसिएटेड रहती है? तो वो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च से एसोसिएटेड है। फिनोमेनोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च। द सोशियोग्राम टेक्निक इज़ यूज टू स्टडी। अब जो सोशियोग्राम टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करने के लिए किया जाता है। कौन सा मेथड इनमें से मेजर कोरिलेशन की तरह सर्व करता है 2 वेरिएबल्स के बीच में? तो ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ रिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज नॉट रेलिवेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन। अगला है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल का? तो ये आपका फैमिली साइज, इंटेलिजेंस, हाइट और एटीट्यूड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंटेलिजेंस। सो नेक्स्ट, अब हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2010 के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्शन रिसर्च मीन, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या फिर एक अप्लाइड रिसर्च या एक रिसर्च इनिशिएटिव टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम? तो इमीडिएट प्रॉब्लम तो आपकी एक्शन रिसर्च है, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसर्च है क्या? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, फिर वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल। अगला है हमारा, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। तो ये आपका रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी सब पे करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? और रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? तो वो ही है आपका प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। अब एक रिसर्च कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूशन मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। तो एक एग्जाम्पल किसका कहलाएगा? अप्लाइड रिसर्च का। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड होता है, नेगेटिवली लेपोकोटिक या फिर 0, तो ये आपका 0 स्क्वेयर्ड होता है।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्चिवल सोर्स ऑफ डेटा इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो नेशनल सैम्पल सर्वेज। And the last question for this session is, in a large random data set following normal distribution, the ratio percentage of number of data points which are in the range of mean standard deviation to the total number of data point is approximate 50%, approximate 67%, approximate 97%, approximate 47%, तो it is approximate 67%। तो ये 2000 ये था आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, वैल्यूएबल लगाओ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आपकी जो भी सजेशंस हैं वो हमें ज़रूर से दें कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वील एक्सप्लेन यू इन द सेपरेट वीडियो। एंड अगर माइन्यूट होगा तो हम आपको रिप्लाई करके भी बता सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।